अब हम पढ़ते हैं स्त्री या मादा युग्मोद्भिद यानी फीमेल गैमीटोफाइट। अधिकांश पुष्पीय पादपों में गुरु बीजाणुओं में से एक कार्यशील होता है, जबकि अन्य 3 अविकसित या अभ्रष्ट हो जाते हैं। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो फ्लावरिंग प्लांट या एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें गुरु बीजाणु यानी मेगास्पोर जो पहले अर्धसूत्री विभाजन से 4 मेगास्पोर्स का निर्माण हुआ है, उनमें से 3 अविकसित या भ्रष्ट हो जाते हैं। केवल एक ही कार्यशील गुरु बीजाणु स्त्री मादा युग्मोद्भिद भ्रूणकोश के रूप में विकसित हो जाता है। 3 अविकसित रह जाते हैं, जो केवल एक कार्यशील होता है, उसको हम गुरु बीजाणु या फीमेल गैमीटोफाइट मादा युग्मोद्भिद या भ्रूणकोश यानी एम्ब्रियो सैक के रूप में सिर्फ एक ही विकसित होता है। एक अकेले गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश के बनने की विधि को एक बीजाणु विकास कहा जाता है, और इस तरह एक अकेले मेगास्पोर या गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश यानी एम्ब्रियो सैक बनने की विधि को एक बीजाणु विकास यानी मोनोस्पोर्स डेवलपमेंट कहा जाता है। आपको ये 2 मार्क्स में बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि एक गुरु बीजाणु यानी मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक यानी भ्रूणकोश बनने की विधि को क्या कहते हैं। तो एक बीजाणु विकास यानी मोनोस्पोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। और ये आपके नीट में भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि एक अकेले मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक या भ्रूणकोश बनने की विधि को क्या कहते हैं। तो एक बीजाणु विकास या मोनोस्पोर डेवलपमेंट कहा जाता है। बीजांडकाय की कोशिकाओं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका क्रियाशील गुरु बीजाणु तथा मादा युग्मोद्भिद की सूत्र गुणता क्या होगी। जो बीजांडकाय यानी ओव्यूल होता है या न्यूसेलस की सेल्स या मेगास्पोर मदर सेल यानी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, मेगास्पोर यानी गुरु बीजाणु तथा फीमेल गैमीटोफाइट यानी मादा युग्मोद्भिद में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी। तो बच्चों, आपको इसमें ये याद रखना है कि जब भी अर्धसूत्री विभाजन या किसी तरह का रिडक्शन डिवीजन होता है तो उसमें हाफ हो जाती है जस्ट क्रोमोसोम की संख्या, गुणसूत्र की संख्या। तो जैसे ही मेगास्पोर बनता है या गुरु बीजाणु बनता है, गुरु बीजाणु में मात्र कोशिका या मेगास्पोर मदर सेल की जस्ट हाफ यानी आधी गुणसूत्र की संख्या होगी। फीमेल गैमीटोफाइट में भी जस्ट हाफ यानी आधी होगी। मादा युग्मोद्भिद जिसको हम कह रहे हैं फीमेल गैमीटोफाइट, उसमें क्रोमोसोम की संख्या जस्ट हाफ होगी। आइए भ्रूणकोश के निर्माण का थोड़ा और विस्तार से अध्ययन करें। क्रियाशील गुरु बीजाणु के केंद्रक में समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 केंद्र की न्यूक्लियाई बनाते हैं जो विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, और 2 न्यूक्लिएट केंद्र की भ्रूणकोश की रचना करते हैं। 2 अन्य क्रमिक समसूत्री केंद्र की विभाजन के परिणामस्वरूप चांद केंद्र की या 4 न्यूक्लिएटेड और तत्पश्चात 8 केंद्र की या 8 न्यूक्लिएटेड भ्रूणकोश की रचना करते हैं। तो अब बच्चों, इसको बिल्कुल क्रम से याद रखना है। यहाँ हमने पढ़ा था एक रिडक्शन डिवीजन यानी अर्धसूत्री विभाजन, उसके बाद फिर गुरु बीजाणु के में जो एक विकसित हो रहा था या कार्यशील था उसमें एक पहला समसूत्री विभाजन हुआ। यहाँ पे आप याद रखेंगे पहला, जिसके कारण 2 केंद्र की न्यूक्लियाई बना जो विपरीत ध्रुवों की ओर चले गए। उसके बाद इसमें अन्य 2 क्रमिक समसूत्री, तो एक ये समसूत्री हो गया, 2 ये, तो टोटल कितने हो गए समसूत्री विभाजन, 3 समसूत्री विभाजन के बाद कितनी केंद्र की संरचना बन जाती है, 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक की रचना होती है। तो इसमें क्वेश्चन नीट में पूछा गया है कि फीमेल गैमीटोफाइट के या स्त्री या मादा युग्मोद्भिद के निर्माण के समय जो कितने समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। तो बच्चों, क्लियर से बहुत अच्छे से अभी से याद रखिए इसको। 1 अर्धसूत्री विभाजन और 3 क्रमिक समसूत्री विभाजन इसमें होते हैं। और इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया है नीट एग्जाम में कि मेगास्पोर मदर सेल के बाद कितने न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक की रचना होती है। तो 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक की रचना होती है। यहाँ पर यह ध्यान देने
देना महत्वपूर्ण है कि ये सूत्री विभाजन सही अर्थों में मुक्त केंद्रक है, जो केंद्र की विभाजन से तुरंत ही कोशिका भित्ति रचना द्वारा नहीं अनुपालित किया जाता है। 8 न्यूक्लिएटेड चरण के पश्चात कोशिका भित्ति की नींव पड़ती है, जो विशिष्ट मादा युग्मोद्भिद या भ्रूणकोश के संगठन का रूप ले लेती है। भ्रूणकोश के भीतर कोशिकाओं के वितरण का अवलोकन कीजिए। 8 में से 6 न्यूक्लियाई भित्ति कोशिकाओं से घिरी होती हैं और कोशिकाओं में संयोजित होती हैं। शेष 2 न्यूक्लियाई ध्रुवीय न्यूक्लियाई कहलाती हैं, जो अंड उपकरण के नीचे बड़े केंद्रीय कोशिका में स्थित होते हैं। अब इसको समझने के लिए आपको ये स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। यहाँ से मैं आपको ये स्ट्रक्चर समझाना स्टार्ट करती हूँ। इसमें देखिए बच्चों, इसमें सबसे पहले जो कि न्यूसेलस था, उसमें से कोई एक सेल मेगास्पोर मदर सेल का काम करती है। वो मेगास्पोर मदर सेल बनाती है, न्यूसेलस यानी बीजांडकाय। और इससे जो मेगास्पोर मदर सेल एक बनी, जिसमें कि आपको ये न्यूक्लियस बड़ा स्पष्ट दिखाई दे रहा है और ये आपको साइटोप्लाज्म या जीव द्रव्य इसमें गाढ़ा और सघन दिखाई दे रहा है। ये पहला जब जैसे ये मेगास्पोर मदर सेल बनती, इसमें पहले रिडक्शन डिवीजन या अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के कारण ये पहले 4 सेल का निर्माण करती हैं। ये 2 सेल दिखाई दे रही हैं और फिर ये 4 1 2 3 4 यानी 4 मेगास्पोर चतुष्टक का निर्माण करती हैं। और इन 4 में से कोई भी 3 इन चार में से कोई भी 3 अब विकसित या अभ्रष्ट हो जाते हैं। केवल एक सेल, माना कि हम ये वाली सेल देखते हैं कि ये वाली सेल क्रियाशील या फंक्शनल होती है, ये वाली सेल, तो इसके आगे इसकी ये वाली सेल में ही हम यहाँ पर डेवलपमेंट देखेंगे। ये वाली सेल, मानिए कि ये वाली सेल ये वाली है, ये सबसे पहले इसमें फिर 3 समसूत्री विभाजन होते हैं। 3 समसूत्री विभाजन के कारण जो इसका ये वाला केंद्रक था, ये पहले 2 केंद्रकों में विभाजित होता है। ये विपरीत ध्रुवों की ओर, यानी ये वाला इस डायरेक्शन में और ये वाला इस डायरेक्शन में चलाता है। इसके बाद 4 कोशिकाओं में 4 न्यूक्लियस में डिवाइड होता है और 4 के बाद ये 8 न्यूक्लियस में, माने पहला, दूसरा समसूत्री और तीसरा समसूत्री। तो कितने समसूत्री हो गए? 3 समसूत्री विभाजन होते हैं। अब इसमें स्पष्ट ही ऊपर की ओर आप यहाँ देखेंगे, इसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो भ्रूणपोष बनता है, इसमें सूत्री विभाजन के फलस्वरूप मुक्त केंद्रक मतलब होता है कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। जब 8 न्यूक्लिएटेड संरचना हो जाती है, यहाँ पे जब ये 8 न्यूक्लिएटेड संरचना हो गई, इस यहाँ पर 8 न्यूक्लिएटेड, इसके बाद कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। और तभी ये सा वाला जो आपका ये सी वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये एम्ब्रियो सैक या भ्रूणकोश का एक कंप्लीट डायग्राम है। इसको मैं अपना एक सेपरेट वीडियो में आपको डाल भी चुकी हूँ। अब इसको हम समझते हैं, इसमें ये कैसे 8 न्यूक्लिएटेड होता है ये समझेंगे। तो पहले आप देखिए कि यहाँ जो ऊपर की तरफ हमारे कितने थे, 4 न्यूक्लियस थे ऊपर की तरफ। इनमें से 3 प्रति व्यासांत यानी एंटीपोडल न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। ये एंटीपोडल, ये 1 2 3, तो कितने हो गए न्यूक्लियस? 1 2 3 यानी 1 2 3। हमको 8 का हिसाब चाहिए। तो उसके बाद जो नीचे की तरफ यानी माइक्रोपाइल एंड, जो आपको ये एरो दिखा रहा है, ये माइक्रोपाइल एंड के लिए, इसको मैं एम से दिखा देती हूँ, ये चेलेजल एंड के लिए है। उन 8 में से 3 नीचे की तरफ एग एपरेटस का निर्माण करते हैं, जिनमें से 2 सहायक कोशिका या सिनर्जिड्स और एक जो आपको ये अंड दिख रहा है, ये एग है। ये पूरा एग एपरेटस कहा जाता है। एग एपरेटस में 2 सिनर्जिड्स न्यूक्लियस और एक एग होता है। इसके बाद आपको ये वाला जो बीच में पोलर न्यूक्लियाई या ध्रुवीय केंद्रक दिख रहा है, कोशिका एक होती है लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियस 2 होती हैं। तो 3 न्यूक्लियस नीचे वाले एग एपरेटस के, 3 ऊपर वाले एंटीपोडल के और 2 न्यूक्लियस हमको पोलर न्यूक्लियाई के होते हैं। इस प्रकार इसमें कितने न्यूक्लियस होते हैं? इसमें टोटल न्यूक्लियस दिखाई देते हैं
8 न्यूक्लियस होते हैं। अब सेल को हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये पूरी एक ही है, इसलिए इसमें 8 न्यूक्लियस और 7 सेल। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये नीट के लिए कि जो एम्ब्रियो सेक बनता है उसमें कितने न्यूक्लियस और कितनी सेल वाली स्ट्रक्चर होती है। तो ये 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल वाला स्ट्रक्चर है, यानी 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय। और मैंने आपको काउंट करके भी बता दिया, चाहे तो मैं आपको इसको दोबारा से रिपीट करती हूँ, फिर से आप इसको देख लीजिए कि इसमें अब हम पहले काउंट करते हैं इसमें फिर से न्यूक्लियस। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो कितने न्यूक्लियस हो गए? 8 न्यूक्लियस। अब सेल काउंट करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। अब सेल हम काउंट करते हैं। अब इसमें देखिए सेल 1 2 3 4 5 6 और ये दोनों एक ही सेल में 2 न्यूक्लियस होती हैं जिसको हम, तो ये हो गई 7। 8 न्यूक्लियस और 7 सेल वाला हमारा ये स्ट्रक्चर है। और इसमें एक और क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, वो भी आप ध्यान रखिए कि आपको ये दिखाई दे रहा है एग एपरेटस। एग एपरेटस में कौन कौन सी सेल होती हैं? तो एग एपरेटस में एक एग न्यूक्लियस, 2 सिनर्जिड्स यानी सहायक कोशिकाएं और तंतु रूप समुच्चय यानी फिलीफॉर्म एपरेटस इसके साथ इस एपरेटस में होता है। ये आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई दे रहे हैं। ये यहाँ से होके पोलन ट्यूब इसमें फर्टिलाइजेशन के लिए या निषेचन के लिए एंटर करती है। इन्हीं तंतु रूप समुच्चय से या फिलीफॉर्म स्ट्रक्चर के थ्रू इसमें एंटर करती है। अब आगे देखते हैं हम इसको। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। भ्रूण कोश के अंदर कोशिकाओं का वितरण विशिष्टतापूर्ण होता है। बीजांडद्वारी सिरे पर 3 कोशिकाओं का एक साथ समूहीकृत होकर अंड उपकरण या समुच्चय का निर्माण करती हैं। इस अंड उपकरण के अंतर्गत 2 सहायक कोशिकाएं तथा 1 अंड कोशिका निहित होती है। बीजांडद्वारी छोर पर, जिसे तंतु रूप समुच्चय कहते हैं, पर एक विशेष सहायक कोशिकाएं स्थूलन होने लगता है, जो सहायक कोशिकाओं के रूप में पराग नलिकाओं को दिशा निर्देश प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 3 अन्य कोशिकाएं निभागी या चलेजल एंड पर स्थित होती हैं, जिसे प्रतिव्यासांत या एंटीपोडल सेल कहलाती हैं। बृहद केंद्रीय कोशिका, जैसा कि पहले बताया गया है, में 2 ध्रुवीय न्यूक्लियाई होते हैं। इस प्रकार एक प्रारूपी आवृत्तबीजी भ्रूण कोश के परिपक्व होने पर यद्यपि 8 न्यूक्लिएटेड वस्तुतः 7 कोशिकीय होता है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि एग एपरेटस में क्या होता है। एग एपरेटस के अंदर 2 सहायक कोशिकाएं, तंतु रूप समुच्चय यानी फिलीफॉर्म स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि पराग नलिका को निर्देश प्रदान करते हैं। आपको नीट क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि जो फिलीफॉर्म स्ट्रक्चर या तंतु रूप समुच्चय होते हैं वो क्या काम करते हैं? तो वो पराग नलिका के प्रवेश का काम करते हैं। और जो एग एपरेटस होता है वो किस सिरे पर पाया जाता है? तो वो ये मैंने बताया था एग के साथ, इसके एरो के साथ ही, कि ये माइक्रोपाइल, इसको मैंने एम से डिनोट कर दिया, ये माइक्रोपाइल एंड पर होता है, जबकि एंटीपोडल न्यूक्लियस चेलेजल सिरे पर, जिसको मैंने सी से लिख दिया, ये चेलेजल एंड है और ये माइक्रोपाइल एंड है, इस पर स्थित होता है।